हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माई डार्क अट्रैक्शन पार्ट 2 चैप्टर 6 एमी का मिस्टर गुफी। एमी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। वो बाहर पार्किंग एरिया में आती है और अपनी कार ढूंढने लगती है। एमी ने अपने लिए एक सिंपल सी कार पसंद की थी आने जाने के लिए, क्योंकि वो अमीरी, स्टेटस, सोसाइटी, इन सब चीजों से दूर थी। आधे घंटे बड़ा उसके भाई डेविड ने उसे रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी, लेकिन एमी ने आज तक उसे छुआ भी नहीं था। वो सिंपल सी होंडाई कार जो उसकी सैलरी से खरीदी गई थी, उसमें ही वो सफर करती थी। उसने आज तक कभी यह शो नहीं होने दिया कि वो द ग्रेट आहूजा खानदान की बेटी है। एमी पार्किंग में चारों तरफ नजर फिराते हुए अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलती है, कल रात शिफ्ट शुरू होने से पहले मैंने कहाँ रखी थी कार, मुझे ये तक याद नहीं। शेम ऑन यू डॉक्टर एंड सर्जन एमी आहूजा। वो इतने बड़े पार्किंग में कार ढूंढ ही रही थी कि तभी उससे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा नजर आता है। वो उसे क्यूट लगा, इसीलिए वो उसके पास जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर बिल्ली के बच्चे के ठीक पीछे आती हुई फरारी पर पड़ी, जो रिवर्स गियर में उसी तरफ तेजी से आ रही थी। एमी जल्दी भागती है और बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे कवर करते हुए गाड़ी की तरफ अपनी पीठ करके वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। वो इंतजार ही कर रही थी कि कब वह गाड़ी आकर उसे लगे, लेकिन उसे जब काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा तो गाड़ी उससे 2 ही इंच पर रुक चुकी थी और अब उसमें से 2 पैर भी बाहर निकले जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एमी को एक कड़क आवाज सुनाई देती है, ए लड़की, मरने के लिए तुझे मेरी ही गाड़ी मिली है क्या, या फिर तू अंधी हो जो इतनी बड़ी कार को नहीं देख पाए? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले अमीर आदमियों की गाड़ी के नीचे आओ, फिर उनसे हॉस्पिटल के नाम पर पैसे ठो। मेरे पास और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। इतना बोल वो आदमी जैसे ही मुड़कर वहां से जाने वाला था, तभी उसके कानों में प्यारी लेकिन गुस्से से भरी आवाज पड़ी, अमीर हो तो क्या सड़क भी खरीद ली? वो 2830 साल का आदमी मुड़ता है और एटीट्यूड के साथ बोलता है, ब्यूटी के पास सच में ब्रेन नहीं। ये सड़क नहीं, हॉस्पिटल का पार्किंग एरिया है। एमी भी एटीट्यूड से उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी गोद में पकड़े बिल्ली के बच्चे को उस आदमी को दिखाते हुए बोलती है, इस छोटे से बच्चे को तुम अपनी इस महंगी कार के नीचे हॉस्पिटल के पार्किंग में कुचलने वाले थे, वो भी उस हॉस्पिटल के पार्किंग में जहां की मैं हेड सर्जन हूं और कार्डियो डिपार्टमेंट की हेड हूं। तो इसी हिसाब से ब्यूटी के पास ब्रेन होता है। वह आदमी अपने चश्मे उतारता है। उसकी भूरी आंखें एमी के छोटे से सुंदर चेहरे पर पड़ती है और एमी भी उसके शार्प फीचर्स को देखती है। वह आदमी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, कोई डिग्री या पोजीशन से किसी की आईक्यू डिफाइन नहीं होती। एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए एक इतनी बड़ी होनहार डॉक्टर जान देने को चली थी, ये तो कहीं से भी दिमाग वाली बात नहीं हुई। एमी आगे आती है और उस आदमी के सूट पर जहां पर दिल होता है वहां पर अपनी 2 उंगलियों से टेप करते हुए बोलती है, जब आप दिल से सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने इस छोटे से बिल्ली के बच्चे की जान बचाकर कुछ गलत नहीं किया। इतना बोल एमी उस बिल्ली के बच्चे को वहीं जमीन पर छोड़ देती है और वह बच्चा भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद एमी अपनी पॉकेट में से गाड़ी की चाबी निकालती है और अनलॉक की प्रेस करती है। उसकी गाड़ी में अनलॉक सायरन बजता है और एमी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। वह तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठती है और उतनी ही तेजी से वहां से निकल जाती है। लेकिन वह आदमी अभी भी पार्किंग के एग्जिट को जहां पर से एमी की गाड़ी गई थी वही देखे जा रहा था। वह आदमी अपने दिल को सहलाते हुए बोलता है, ये दिल ही तो है जो इंसान को कमजोर बनाता है। आपसे जल्दी मुलाकात होगी दिल वाली दिल की डॉक्टर। उसके बाद वह आदमी पार्किंग की लिफ्ट से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमी का मूड बहुत बिगड़ चुका था। उसे बहस करना पसंद नहीं था, लेकिन जब भी वह बहस करती थी तब उसे रिलैक्स होना पड़ता था, वरना उसका चिड़चिड़ापन बहुत देर तक चलता था। इसीलिए वह आसपास नजरें घुमाकर एक कॉफी शॉप ढूंढने लगी। तभी हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसे एक होटल का रेस्टोरेंट नजर आता है।
एमी ने जब अपनी गाड़ी में लगी हुई अलेक्सा से पूछा कि उस होटल के रेस्टोरेंट की कॉफ़ी कैसी है तो अलेक्सा ने अच्छे रिव्यू बताए। इसीलिए एमी ने तुरंत अपनी गाड़ी उस होटल के पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। वह अपनी टेबल पर बैठ जाती है और एक कैप्युचीनो ऑर्डर करती है। उसने अपने लिए कैप्युचीनो के साथ साथ पेस्ट्री भी ऑर्डर की थी। वह अपने कान में हेडफोन लगाती है और हल्का म्यूजिक सुनते हुए कॉफ़ी और पेस्ट्री एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ तेज आवाज सुनाई देती है। जब उसने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा तो एक मास्क पहना हुआ शख्स जिसका चेहरा टोपी, चश्मा और मास्क से पूरा ढका हुआ था, वह वेटर से टकरा गया था और वेटर के हाथ में रखी हुई ट्रे गिर चुकी थी। और यह आवाज उसी की थी। एमी देखती है कि उस मास्क वाले शख्स ने तुरंत अपने जेब में से कुछ रुपए निकाले और उस वेटर के हाथ में देते हुए उससे हल्के से कुछ कहा। शायद वह सॉरी था और उसके बाद वह शख्स तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यह एक होटल था और उस होटल के रेस्टोरेंट में इस वक्त एमी बैठी हुई थी। उस शख्स के जाने के बाद एमी कुछ सोच में पड़ जाती है और कुछ याद करते हुए अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह हल्के से बूदबूदाते हुए बोलती है, मिस्टर गूफी यहाँ पर। एमी ने इस वक्त कॉफी का सिप भर रखा था और अचानक जब उसे यह शक होता है तब वह जोर से खांसने लगती है। उसने तुरंत पास में रखी बोतल से पानी पिया और वापस से मुड़कर लिफ्ट की तरफ देखा। तभी उसे कुछ नजर आया। उस मास्क वाले शख्स, या फिर यह कहे कि एमी के मिस्टर गुफी के पीछे एक और शख्स छुप छुप के जा रहा था और जब एमी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उस पीछा करने वाले शख्स को देखा तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस शख्स की जेब में एक पेन रखी हुई थी जिस पर छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। बेसिकली वह एक स्पाई कैमरा पेन थी। एमी खुद से ही बोलती है, मिस्टर गुफी यहाँ पर है। बेशक उसने मास्क पहन रखा है और अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वह मेरी नज़रों से नहीं बच सकता। लेकिन अभी मुश्किल ही यह है कि उसके ठीक पीछे शायद कोई रिपोर्टर पड़ा है, क्योंकि उसके पास कैमरे वाली पेन है। मुझे नहीं पता कि मिस्टर गुफी इस नॉर्मल से 3 स्टार होटल में क्या करने आया है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया और उस रिपोर्टर ने अपने कमरे में कैप्चर कर लिया तो यह चीज़ एक सेलिब्रिटी के लिए सही नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चैप्टर 7, तुम मुझे लड़कियों से बचाना चाहती हो। एमी तुरंत वेटर को बुलाती है और बिल पे करके अपना बैग टेबल पर से उठाती है और तुरंत उस तरफ चली जाती है जहां पर उसके मिस्टर गुफी और वो रिपोर्टर गया था। वो लिफ्ट के पास जाती है और उसकी स्क्रीन पर देखती है। इस वक्त लिफ्ट 6th फ्लोर के लिए रवाना हुई थी। इसका मतलब एमी जिसका पीछा कर रही है वो शख्स 6th फ्लोर पर जा रहा है। एमी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसने हाई हील पहन रखी थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी स्फूर्ति से ऊपर की तरफ चले जा रही थी। अभी वो 3rd फ्लोर पर पहुंची ही थी कि उसकी नज़र लॉबी में इकट्ठा हो रखी भीड़ पर पड़ती है। उसे लगा कि वो जिस शख्स का पीछा कर रही है उसका सेलिब्रिटी मिस्टर गुफी शायद पकड़ा गया है और यह भीड़ उसी की वजह से जमा हुई है। यही सोचते हुए वो जल्दी से भीड़ की तरफ चली जाती है, लेकिन उसका शक गलत था। वहां पर पुलिस की टीम एक रूम की तलाशी ले रहे थे और आसपास होटल स्टाफ और गेस्ट्स की भीड़ जमी हुई थी। एमी जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र उस पीछा करने वाले रिपोर्टर पर पड़ती है जिसके पास कैमरा पेन थी। वह रिपोर्टर अब खुल के अपने फ़ोन से रिपोर्टिंग कर रहा था और उसके साथ शायद उसके 3-4 साथी भी थे जिनके हाथ में बड़े बड़े कैमरे थे और वह वहां की शूटिंग कर रहे थे। एमी उसे देखकर वहीं रुक जाती है। एमी चुपचाप वहां खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्व करने लगती है। तभी उसकी नज़रें उस कमरे से बाहर निकल रहे लीडिंग एक्टर मलिक कुमार पर पड़ती है। एमी उसे देखती हुए मन में बोलती है, ये तो मलिक कुमार है, एक का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी राइवल। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यह पुलिस ने उसको क्यों पकड़ रखा है और यह सब रिपोर्टर यहाँ पर कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस पुलिस टीम के मैन इंस्पेक्टर होटल मैनेजर को डांट लगाते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे होटल में ड्रग कंज्यूम किया जा रहा है। हमारे खबरियों ने बताया कि आपके होटल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी ड्रग कंज्यूम करने आते हैं। अभी ऊपर के फ्लो की भी तलाशी करनी बाकी है। अभी तो एक एक्टर पकड़ा गया है, अभी और भी हाथ में आएंगे। चलो ऑफिसर्स, सारे कमरों की तलाशी लो।
कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। मैनेजर साहब, मेन एग्जिट बंद करवा दो। कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाना चाहिए तलाशी के बिना। ऑफिसर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो और हेड क्वार्टर से और भी पुलिस ऑफिसर को बुला लो। हमारा टारगेट नॉर्मल पब्लिक नहीं, सेलिब्रिटी है। और हर वो शख्स जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, मास्क कैप वगैरह से उनको पकड़ो। वो सेलिब्रिटी ही होंगे। ये सब बिल्कुल आराम से करना, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना अगर वो अलर्ट हो गए तो हमारे लिए मुश्किलें होंगी। आज यहाँ पर पकड़े जाने वाले हर सेलिब्रिटी का करियर मैं खुद अपने हाथों से बर्बाद करूंगा। इस मलिक कुमार को भेजो स्टेशन, अच्छे से इंक्वायरी होगी, सप्लाई करने वाले से लेकर कंज्यूम करने वाले तक। एमी उस ऑफिसर की सारे बातें सुन लेती है। वो तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। पुलिस की टीम एक एक कमरे में घुसकर वहां के गेस्ट को बाहर निकालकर रूम की तलाशी ले रही थी। एमी के माथे पर परेशानी की बूंदें झलकने लगती है। एमी तुरंत एक कोने में छुप जाती है और खुद से ही घबराते हुए बोलती है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो यहाँ पर ड्रग लेने आया है, वो ड्रग कैसे ले सकता है? ओह मिस्टर गुफी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ भी हो मुझे तुम्हें बचाना होगा। ये 3rd फ्लोर है और यहाँ के हर फ्लोर पर 5 कमरे हैं। तुम 6th फ्लोर पर हो। पुलिस की टीम बड़ी है, वो कभी भी तुम तक पहुंच जाएगी। मुझे तुम्हें चौकन्ना करना ही पड़ेगा। इतना बोल एमी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि लिफ्ट अभी भी इंगेज ही थी। जैसे तैसे हांफते हुए एमी 6th फ्लोर पर पहुंचती है, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सामने 5 बड़े दरवाजे थे और उसे नहीं पता था कि उसका मिस्टर गुफी किस कमरे में है। तभी उसे अपने फोन का ख्याल आया। उसने तुरंत फोन निकाला और उस पर एक नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन पर भी मिस्टर गुफी ही शो हो रहा था। 2 रिंग के ही बाद सामने से एक गहरी आवाज आती है, यस पंपकिन। और इसी के साथ ही एमी की दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। अभी तक तेज भागने की वजह से उसकी सांसें जो उफान मार रही थीं, अब वह शांत झील की तरह खामोश हो गई थी। वो तुरंत अपने दिल पर हाथ रख देती है। एमी खुद से ही मन में बोली, नहीं एमी, यह सही नहीं है। तेरा ऐसा बिहेव करना सही नहीं। वो अपने आप को सांत्वना देने में इतनी खो गई कि उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। लंबी खामोशी के बाद सामने से आवाज आती है, पंपकिन, मुझे पता है कि टॉक टाइम फ्री है, लेकिन तुम जानती हो ना स्टार ए के बहुत बिजी है। तो बताओ मुझे, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली तुम नहीं करती। एमी टूटे फूटे शब्दों के साथ बोलती है, पर वो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सामने से एमी का मिस्टर गुफी या फिर स्टार ए के या कृषाग्र जो भी कह ले, वो वापस से अपनी गहरी आवाज में बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन किससे? बाकी लड़कियों से? अरे पंपकिन, तुम्हें मुझे बाकी लड़कियों से बचाने की जरूरत ही नहीं। एक बार तुम बोलो तो सही, मैं खुद बच जाऊंगा तुम्हारे लिए। इतना बोल सामने से कृषाग्र हंसने लगता है और इधर एमी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। चैप्टर 8, एमी और कृषाग्र की मुलाकात। जैसे तैसे करके एमी खुद को संभालती है और टूटे हुए शब्दों के साथ बोलती है, कृषाग्र, यह टाइम मस्ती का नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम होटल वीरान पार्क में किस कमरे में ठहरे हो? सामने से कृषाग्र की आवाज आती है, ओ माय गॉड, तुम तो मेरे साइको फैन से भी ज्यादा साइको निकली। तुम्हें कैसे पता कि मैं होटल वीरान पार्क में हूँ? एमी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलती है, मुझे कैसे पता? क्यों पता? ये सब मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। बस तुम एक बार अपने रूम का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे फ्लो पर ही हूँ। ध्यान रहे तुम किसी की नजर में ना आओ। कृषाग्र, ओ मिस पंपकिन, मैं किसी की बात नहीं सुनता। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? एमी, देखो मिस्टर बेवकूफ गुफी, अगर मैं तुमसे कुछ कह रही हूं तो उस बात में पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हर वक्त मजाक नहीं करती रहती। जितना बोला है उतना करो, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई है। एमी ने अभी अपना सेंटेंस पूरा किया ही था कि तभी उसके कानों में किसी दरवाजे खुलने की आवाज आती है। उसने जब आवाज की तरफ देखा तो वहां से उसे एक हाथ बाहर नजर आया और उस हाथ को देखकर एमी के चेहरे पर एक हल्का सुकून आ गया।
वह तुरंत उस हाथ के पास जाती है और उस हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दरवाजा आधा ही खुला हुआ था। तुरंत उस हाथ ने एमी के हाथ को खींच लिया और उसी के साथ एमी उस कमरे में दाखिल हो गई। एमी जब कृषाग्र का चेहरा देखती है तो 2 मिनट के लिए स्टैच्यू हो जाती है। उसके सामने कृषाग्र 2-3 बार अपने हाथ हिलाता है, तब जाकर एमी अपनी ख्याली दुनिया में से बाहर आती है। कृषाग्र, अब बताओगी भी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो, या फिर ऐसे ही स्टैच्यू बनकर खड़े रहना है? एमी उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करती है और पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ती है। वह तुरंत बेड के पास वाले ड्रॉअर को खोल खोल के चेक करने लगती है। वहां कुछ ना मिलने पर वो अलमारी, बाथरूम, फ्रिज, एक्स्ट्रा ड्रॉअर सब कुछ चेक करने लगी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, और उसे हैरानी से देखते हुए कृषाग्र पूछता है, कृषाग्र, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूं। इस होटल में शायद चॉकलेट नहीं रखते गेस्ट्स के लिए, मैं ऑर्डर कर देता हूं। एमी, मुझे ड्रग्स चाहिए। कृषाग्र ड्रामा करते हुए बोलता है, क्या है भगवान, आजकल की लड़कियां कितनी बिगड़ गई है। तुम्हें ड्रग्स चाहिए? लाइक सीरियसली, मुझे बड़ी को बताना पड़ेगा कि पापा की परी बनी नशेड़ी। वैसे मुझे सूंघने दो, कहीं अभी भी तुम नशे में तो नहीं? देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत इज्जत है। तुम नशे में मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डालना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। एमी की बोलती ही मानो बंद हो गई थी। वह चुपचाप उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जो फिलहाल बिल्कुल शांत थी। वो ये भी सोच रही थी कि यह बंदा कितनी बकवास एक साथ एक सांस में कर सकता है। कृषाग्र अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, यह मिस पम्पकिन असल दुनिया में रहती है भी या नहीं? जब देखो तब कहीं गुम ही हो जाती है। उसके इस टोंट पर भी सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए कृषाग्र नीचे झुका और एमी के गाल पर अपने दांत को गड़ा दिया और उसे एक हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे एमी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और आसपास देखते हुए बोलने लगी। एमी, कृषाग्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस होटल पर नारकोटिक्स के लिए रेड पड़ी है। पुलिस इस वक्त तक 4th फ्लोर तक पहुंच चुकी होंगी। वो हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं और सेलिब्रिटी को टारगेट कर रहे हैं। तुम ड्रग नहीं लेते और वह यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन उनके साथ रिपोर्टर्स भी है, जो बिना किसी सबूत और वजह के तुम्हारे जैसे बड़े सेलिब्रिटी को स्कैंडल में फंसा देंगे। तुम्हें उनकी नज़रों से दूर रहना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे करियर के लिए ठीक साबित नहीं होगा। तुम्हारा राइवल मलिक कुमार भी पकड़ा गया है। वो सब कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर तुम उन्हें यहाँ मिल गए तो वह बिना किसी सबूत के तुम पर इल्जाम लगा देंगे और तुम्हारी इमेज को डाउन करने की कोशिश करेंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। कृषाग्र, हाँ वह तो है, लेकिन एक सवाल कब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्या मैं वह पूछ लूं? एमी, हाँ पूछो। कृषाग्र, तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? एमी गुस्से में बोलती है, इस सिचुएशन में तुम्हें मेरी फेवरेट डिश सूझ रही है? कृषाग्र। एमी को इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि कृषाग्र को किसी बात की चिंता नहीं है। उसकी बर्बादी उसके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है और यह बंदा इस वक्त उसे एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा है। कृषाग्र, अरे मैं तो ऐसे ही क्रॉस कंफर्म हो रहा था। बाकी मुझे तो पता है तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है। वह है ख्याली पुलाव। जब देखो तब पता नहीं किस दुनिया में खो जाती हो और वहां बैठकर ख्याली पुलाव खाने लगती हो। एमी अपनी पकड़ी गई चोरी और ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए टूटे फूटे शब्दों के साथ बोलती है, अब तुम्हें यहाँ से चलना है या यही, या फिर यहीं पर पुलिस और रिपोर्टर्स का वेट करना है? कृषाग्र, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। पुलिस आएगी तो जेल में डालेगी, क्योंकि उन्हें अपने जेल का प्रमोशन करना होगा और मुझसे अच्छा ये कौन ही कर सकता है। वैसे मुझे भी मजा आएगा। मैं कभी जेल नहीं गया। न्यू एक्सपीरियंस। एमी, तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते हैं ना? उसके इस बात पर कृषाग्र एक डेविल स्माइल करता है और तुरंत एमी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से सटा देता है। वह अपनी छोटे छोटे बालों वाली बियर्ड को एमी के गालों पर और गले पर चलाते हुए उसके कान में धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोलता है,
कृषाग्र, शुक्र मनाओ कि मैं कभी सीरियस नहीं होता। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना, तुम्हारे सारे नाटक पकड़े जाएंगे डॉक्टर एमी आहूजा। फिर तुम मेरे सामने तक आने से कतराओगी। इतना बोल कृषाग्र एमी के गाल और गले पर हल्की हल्की किस करने लगता है और एमी हैरानी से अपनी आंखें बड़े किए हुए उसकी बातों को प्रोसेस करने की कोशिश करती है। चैप्टर 9 मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन जाऊंगी। इस वक्त एमी और कृषाग्र होटल के कमरे में खड़े थे और कृषाग्र ने एमी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। एमी शॉक होकर आंखें फाड़े हुए बस एक स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी और कृषाग्र बखूबी अपना काम कर रहा था। वह एमी के गले और गाल पर छोटी छोटी किसेस कर रहा था। तभी अचानक पता नहीं कृषाग्र को क्या सुरूर चढ़ा, उसने एमी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। पीछे बेड था जिसकी वजह से एमी सीधे बेड पर जा गिरी और कृषाग्र उसके ऊपर। दोनों के चेहरे बहुत पास में थे। कृषाग्र अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने एमी के बालों को पकड़ा और अब उसके फोरहेड पर किस कर दिया। अब तक जहां एमी शॉक में थी, अब वह मदहोशी में डूब चुकी थी। दोनों के ही दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। सिर्फ सुनाई दे रहा था तो उनकी तेज सांसें और भागती हुई धड़कन की तालमेल। कृषाग्र एमी के पूरे चेहरे को बड़ी शिद्दत से चूमे जा रहा था और उसकी हर किस को एमी पॉजिटिव रिप्लाई भी कर रही थी। वो आहें भर रही थी। कृषाग्र ने अपने अंगूठे से एमी के होठों को सहलाया और अपने होंठ को उसके होंठ पर रखने ही वाला था कि तभी एमी की बंद आंखें अचानक से खुल जाती है और वह अपने हाथ को अपने होंठ के ऊपर रख लेती है। कृषाग्र के होंठ एमी की उंगलियों पर जा टकराते हैं। एमी ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से कृषाग्र को धक्का दिया और तुरंत बेड से खड़े होते हुए कहा, एमी, ये तुम क्या कर रहे थे? ये सही नहीं है। उसके ऐसा बोलने पर अचानक कृषाग्र भी होश में आ जाता है। वो तुरंत एमी के पास जाकर उससे पीछे से हग करते हुए बोलता है, क्या ये सच में सही नहीं? क्या लाखों लड़कियों की तरह तुम मुझे अपने पास नहीं चाहती? बोलो पम्पकिन, क्या ये सच में गलत था? एमी 2 मिनट की चुप्पी के बाद बोलती है, तुम एक स्टार हो और तुम्हें ऐसे ही किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कृषाग्र, मेरा सोचने के लिए मैं हूं। फिलहाल मुझे तुम अपना बताओ, क्या चल रहा है अभी तुम्हारे अंदर? मुझे बताओ, क्या तुम सच में मुझसे दूर रहना चाहती हो? एमी फुल नर्वस हो जाती है क्योंकि कृषाग्र यह सब कहते वक्त एमी के कानों में अपनी गर्म हवा छोड़ रहा था। उसके करीब होने पर एमी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। जब एमी के लिए सच में संभलना मुश्किल हो गया तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर कृषाग्र को हल्का धक्का दे दिया। बेड पर धक्के के कारण बैठे हुए कृषाग्र को देखकर एमी अपने अंदर के सैलाब को बयां करते हुए बिना कुछ सोचे बोली, एमी, कृषाग्र, तुम ऐसे मेरे करीब मत आओ। मैं सहन नहीं कर पाती क्योंकि मैं तुमसे अभी एमी अपना सेंटेंस खत्म करती उससे पहले बेड पर धक्के के कारण बैठा हुआ कृषाग्र जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैं हार गया। मुझे लगा मेरे अंदर हर लड़की को बहकाने की पावर है। आफ्टर ऑल आई एम ए द प्रिंस ऑफ मिलियंस हार्ट। लेकिन मानना पड़ेगा मिस पम्पकिन, तुमने साबित कर दिया कि अभी भी मुझे मेरे चार्म को बढ़ाने की जरूरत है। इतना बोल वो पेट पकड़कर हंसने लगा। एमी हैरानी से बोलती है, तो ये सब तुम? कृषाग्र, लिसन, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम तो जानती हो ना, बिना प्रैंक के मैं जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ यह सब थोड़ी ना कर सकता हूं। एमी ने तुरंत अपना मुंह घुमा लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मैं समझ सकती हूँ कि बिना प्रैंक किए हुए तुम्हें खाना नहीं पचता। तुम्हारा नाम गुफी इसलिए ही रखा है मैंने। लेकिन अभी फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा कृषाग्र, क्योंकि पुलिस और रिपोर्टर्स कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने तुम्हें इस होटल के रूम में पकड़ लिया तो बेवजह तुम्हें ड्रग केस में फंसा देंगे। ऊपर से एक बंद कमरे में लड़की के साथ पकड़ लिया तो ये दूसरा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। कृषाग्र, तुम इतना डर क्यों रही हो? अगर उन लोगों को मुझे पकड़ना है तो भले पकड़ ले। पैसों के दम पर आदमी क्या कुछ नहीं करवा सकता? मैं भी छूट जाऊंगा आसानी से। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
कृषाग्र ने ये बोलते वक्त एमी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया था। जब उसने एमी का चेहरा देखा तो वह पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखें लाल टमाटर की तरह हो गई थी, जिसमें बड़े बड़े आंसू भरे हुए थे और बहने की कगार पर थे। कृषाग्र तुरंत एमी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोलता है, हे पम्पकिन, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया जैसे तुम अभी रो पड़ोगी? तुम्हें इतना डर लग रहा है मेरे लिए? एमी तुरंत कृषाग्र से दूर होते हुए अपनी आंखों को मसलते हुए बोलती है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिलहाल ये सब जरूरी नहीं है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाहर हर एग्जिट पर पुलिस वाले खड़े हैं और चेकिंग कर रहे हैं। अगर तुमने मास्क पहनकर भी बाहर जाना चाहा तो वह तुम्हारा मास्क हटाएंगे और तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो हमें खुद बाहर जाने दे, वह भी तुम्हारे चेहरे को देखे बिना। कृषाग्र, और यह सब मुमकिन कैसे होगा डॉक्टर साहिबा? एमी कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाती है। वह 2 मिनट कुछ सोचती है और फिर तुरंत बेड के पास जाती है और वहां से छोटे गोल तकिए को अपने हाथ में पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए बोलती है, एमी, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन जाऊंगी। कृषाग्र हैरानी से एमी को देखते हुए बोलता है, क्या आजकल की लड़कियां स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है? सच में ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे की मां बनाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आई होप तुम्हें इतना तो पता होगा, आखिरकार तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। तो मैं कहा था, हाँ, हमें वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इस बेड पर और मुझे अपने आप पर भरोसा है। लेकिन ये सब किस्मत पर भी डिपेंड करता है ना, इसलिए मुझे 2-3 बार ट्राई भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारी डिमांड 100% कंप्लीट। चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। एमी अपने हाथ में पकड़ा हुआ तकिया कृषाग्र पर फेंकते हुए बोलती है, अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं इन सब की बात नहीं कर रही थी और मैं सच में प्रेग्नेंट होने की भी बात नहीं कर रही हूँ। तुम एक काम करो, वह कुशन मुझे वापस दो और अपना चेहरा घुमा लो। मैं कहूं तब मेरी तरफ मुड़ना। कृषाग्र मजाकिया मुस्कान के साथ बोलता है, शायद तुम प्रेग्नेंट होने से पहले खुद को मेरे लिए तैयार करना चाहती हो और अभी मेरे सामने शर्म आ रही है। ठीक है, मैं घूम जाऊंगा, लेकिन जल्दी करना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल कृषाग्र ने वह कुशन एमी की तरफ फेंका और एमी की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। चैप्टर 10 कृषाग्र और एमी की नौटंकी। होटल के कमरे में एमी कृषाग्र से कहती है, हाँ, अब तुम पलट सकते हो। कृषाग्र पलटता है। सबसे पहले उसकी नज़र एमी के चेहरे पर जाती है और जैसे ही वह अपनी नज़रें घुमाता है तब उसे एमी का बाहर निकला हुआ पेट दिखता है और वह देखकर वह शौक में कहता है, यह क्या है? एमी ने शॉर्ट कुर्ती पहनी थी और उसके अंदर उसने तकिए को फिट किया था। उसने उस तकिए पर हाथ घुमाते हुए कहा, यह हमारा बच्चा है। देखो, पुलिस किसी को भी बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाने दे रही है। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पुलिस वाले रोक नहीं सकते। अब हम दोनों इतने बुरे तो हैं नहीं कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। मुझे 9 महीने हो गए हैं और कभी भी मेरी डिलीवरी होने वाली है। ऐसा अगर हम पुलिस वालों को बताएंगे तो वह हमें नहीं रोकेंगे और हम शांति से इस होटल से बिना तुम्हारी पहचान को रिवील होने दिए बाहर निकल जाएंगे। कृषाग्र एमी के बाजू में आता है और उसके झूठे पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलता है, नाइस आइडिया। वैसे मानना पड़ेगा, दिल की डॉक्टर में दिमाग तो है। एमी, अब बातें बाद में, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है और एक बात सुनो, हम तुम्हारी कार लेकर यहाँ से नहीं निकल सकते। हम दोनों मेरी कार से यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी कार रिपोर्टर्स ने देख ली तो वह पहचान जाएंगे। कृषाग्र, बिल्कुल सही, आज अगर तुम नहीं होती तो सच में मैं बहुत बड़े स्कैंडल में बिना किसी वजह की फंस जाता। एमी अपने गले से शॉल निकालती है और उससे अपने पेट को छुपा लेती है ताकि किसी को देखने पर ज्यादा शक ना हो। वह तुरंत कृषाग्र के पास जाती है और उसकी ब्लैक हुडी की कैप को उसके सर पर पहना देती है, जिससे अब उसका माथे तक का चेहरा उसी हुडी में छुप जाता है। एमी ने उसे मास्क पहनने से मना किया क्योंकि इससे बेवजह शक हो सकता है उसकी आइडेंटिटी को लेकर। वह दोनों रूम से बाहर निकले और सीधा लिफ्ट में घुस गए। एमी हांफते हुए कृषाग्र से पूछती है,
वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इस होटल के रजिस्टर में किस नाम से एंट्री करवाई है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अब तक पुलिस फ्रंट डेस्क पर रजिस्टर देखने के लिए पहुंच चुकी होगी। कृषाग्र एक प्राउड स्माइल के साथ बोलता है, मेरा नाम नहीं है, मेरे सेक्रेटरी के नाम से बुकिंग हुई है। एमी, वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? तुम्हें आज इसी वक्त ही यहाँ पर आना था फंसने के लिए। कृषाग्र, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। एक्चुअली मेरे सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एक फेमस डायरेक्टर मुझसे इस होटल में मिलना चाहता है, तो बस मैं आ गया। अब कौन सा डायरेक्टर था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पास में ही था इसलिए मैं बिना कोई सवाल किए यहाँ आ गया। उद्धरण चिन्ह। एमी, बेवकूफ, तुम्हें ट्रैप किया गया है। किसी ने जानबूझकर डायरेक्टर के नाम पर तुम्हारे सेक्रेटरी को फांसा और तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया, ताकि चेकिंग होने पर तुम पकड़े जाओ और तुम्हारी इमेज बिगड़े फैंस की नजरों में। आखिर कौन ही ऐसे सेलिब्रिटी को फॉलो करेगा जो ड्रग कंज्यूम करता हो? कृषाग्र, ओ गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एमी, थोड़ा बहुत सोचा करो कृषाग्र, वरना किसी दिन बहुत बड़े लफड़े में फंस जाओगे। एमी ने इतना बोला ही था कि लिफ्ट 5th फ्लोर पर आकर रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और 3 पुलिस ऑफिसर लिफ्ट में दाखिल होते हैं। एमी उन ऑफिसर को देखती है, लेकिन कृषाग्र का चेहरा एमी की तरफ था और वह उसे देख रहा था, जिससे उसका ध्यान उन ऑफिसर पर नहीं था। वह ऑफिसर की नजरें जैसे ही कृषाग्र की तरफ होने को हुई, एमी ने तुरंत कृषाग्र की हुडी को पेट से पकड़ा और उसे लगभग अपने ऊपर गिरा लिया। अब हालात कुछ ऐसे थे कि लिफ्ट की दीवार पर एमी लगी हुई थी और उसके ऊपर कृषाग्र झुका हुआ था। इस सडन एक्शन की वजह से उन तीनों पुलिस वालों की नजर उन दोनों पर अटक गई। लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक पुलिस वाले ने सामने लगे आईने में कृषाग्र का आधा फेस देखते हुए कहा, ए तुम काले कपड़े वाले इंसान, पलटो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। अभी के अभी पलटो। एमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और तब जाकर उसे याद आता है कि उसने कृषाग्र को आईने के सामने खड़ा कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में ना वो उसे आईने के सामने खड़ा कर सकती है और पुलिस वालों के सामने तो बिल्कुल नहीं घुमा सकती है। अभी एमी कुछ सोचती उससे पहले ही कृषाग्र के अगले मूव ने एमी के साथ साथ उन तीनों ऑफिसर को हैरान कर दिया। कृषाग्र ने फूल नौटंकी करते हुए कहा। कृषाग्र मराठी अंदाज में लोकल भाषा में बोलता है, साहब वो माझी बाइको पेट से है, उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया है, अभी मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। एमी भी उसका साथ देते हुए जूठा जूठा उसके गले में अपनी बाहें फंसाते हुए बोलती है, ओई माँ, मैं मर गई, अरे मुझे कोई अस्पताल लेकर चलो, मुझे कुछ हो जाएगा और जी, आप जल्दी चले। उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला बोलता है, अरे मैडम जी, बस अभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। कृषाग्र, हाँ साजनी प्रियतमा, बस कुछ पल और हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ देश के महान रक्षक है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, है ना साहब। एक पुलिस वाला कृषाग्र की तारीफ से बाटली में उतरते हुए बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, हम सब आपके साथ हैं, बाहर 20 से भी ज्यादा लोग खड़े हैं हमारे, वो सब तुम दोनों की हेल्प करेंगे, बस एक बार ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाए। एमी, सुनिए जी, मेरे से अब नहीं रुका जा रहा, मुझे कुछ हो रहा है। काय करत आहात आप? क्या कर रहे हैं? लवकर करा तुम ही, जल्दी करो तुम। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।